नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं सोहित मिश्रा और ये है द रेड माइक और एसएम ऑफिशियल की एक साझा प्रस्तुति। मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि साथ में आकर के इसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है। दरअसल एक बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, एकनाथ खड़से, और उनकी रिश्तेदार, अ, जिनका नाम अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा है, और ये उन्होंने सीधा, रोहिणी एकनाथ राव खड़से हैं, एडवोकेट हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी ट्विटर पर द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं भारत की, उनको लिखा है। और लंबा पोस्ट है, इसका आप मोटा मोटा सार ये समझ लीजिए कि उनका ये कहना है कि महिलाओं को हक होना चाहिए एक कत्ल करने का, एक हत्या करने का। ऐसी बात एक नेता क्यों कर रहा है? उसके पीछे की वजह क्या है? और वजह कुछ भी हो, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म ऑफ जस्टिस को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? आज हम सोहित से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है रोहिणी खड़से, उन्होंने ये बात क्यों बोली, और कैसे ये बात करना और ये मांग करना, आपकी वजह कुछ भी हो, कितनी गलत है। सोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा दर्शकों को आप सबसे पहले तो शुरू करें ये बता करके कि रोहिणी खड़से कौन है, उन्होंने क्या मांग रखी, और किससे रखी। जी। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को पहले हम ये बता दें कि रोहिणी खड़से जो हैं वो एकनाथ खड़से की बेटी हैं और एनसीपी शरद पवार गुट के महिला विंग के अध्यक्ष हैं। वो यहाँ पर ये आपको समझना जरूरी है कि एकनाथ खड़से बहुत बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के। एक जमाने में बीजेपी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, देवेंद्र फडणवीस इनके जूनियर थे। हालांकि जब देवेंद्र फडणवीस को 2014 में मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद ये पार्टी से अलग हुए, फिर शरद पवार के साथ जुड़े और अब एनसीपी में वो शामिल हैं, बेटी हैं। और ये जो ट्वीट का जिक्र किया है, इन्होंने राष्ट्रपति को ट्वीट लिखा है। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि ये वुमेन्स डे, महिला दिन के दिन ये ट्वीट किया गया। उसमें ये कहा गया राष्ट्रपति से कि हर एक महिला को एक खून माफ होना चाहिए। और उसमें एक जो जिक्र किया गया है, उन्होंने कहा है कि मुंबई में एक 12 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ। ये पिछले हफ्ते की घटना है जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इसका जिक्र करते हुए यहाँ पर यह बताया गया और ये कहा गया कि ऐसे मामले लगातार हो रहे हैं जिसके वजह से हम चाहते हैं कि महिलाओं को एक खून माफ होने की छूट होनी चाहिए, जिसके चलते जितने भी यहाँ पर ऐसे रेपिस्ट या ऐसे छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसे आप आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में या इसके पीछे और क्या क्या हुआ है वो देखना जरूरी है। जैसे एकनाथ खड़से की ये बेटी हैं, उन्हीं एकनाथ खड़से की जो डॉटर इन लॉ है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। रक्षा खड़से नाम है उनका और वो केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री हैं संकेत। और आप देखिए, वो एक कार्यक्रम के लिए गुजरात में गई हुई थी और जब वो गुजरात में थी तब उनकी बेटी यहाँ पर एक कार्यक्रम में, वो इवेंट में गई थी जहां पर उनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी। सिक्योरिटी मौजूद रहने के बावजूद एक यूनियन मिनिस्टर की बेटी के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसके वीडियोस बनाए गए। और जब उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की तो 30-40 लोगों का जत्था आ गया वहां पर, बहुत हंगामा हुआ। जिसके बाद यूनियन मिनिस्टर जब वापस महाराष्ट्र लौटी तब उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और शिकायत दर्ज करना पड़ा, जिसके बाद अब जरूर कार्रवाई की गई है, लोगों को पकड़ा गया। लेकिन यह मामला सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा कि पुलिस की मौजूदगी रहने के बावजूद अगर यूनियन मिनिस्टर की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो महाराष्ट्र में कौन सुरक्षित है। यह घटना सामने आया ही था कि पुणे में स्वारगेट नाम का एक जगह है, एक बहुत बड़ा बस स्टॉप है जहां से लगातार बसेस आते जाते रहते हैं। और वहां पर सुबह के समय एक और लड़की के साथ कथित रूप से बस के अंदर बलात्कार किया गया। वो भी मामला बहुत बड़ा बना था। उसके बाद उसमें भी आरोपी को पकड़ा गया। तो एक के बाद एक जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, उसके ही अगर आप देखिए इर्द गिर्द में ये वाला पत्र लिखा गया है। हालांकि जो इन्होंने लिखा है क्या वो सही है? तो नहीं, वो सही नहीं है। उसका भी मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आप ही के साथ हम दोनों ने मिलकर साझा बातचीत की थी संकेत, आपको याद होगा, बदलापुर के बारे में। बदलापुर में 4 साल की 2 छोटी बच्चियां जिनके साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला हुआ था, तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था। फिर बदलापुर स्टेशन पर रेल रोको हुआ था। उसके बाद एक आरोपी अक्षय शिंदे नाम का, उसे पकड़ा गया था और फिर बाद में यह कहा गया कि अक्षय शिंदे पुलिस वाले से गन छीन रहा था, उसका एनकाउंटर किया गया।
अब जब अदालत में ये मामला गया तब पता चला कि जो एनकाउंटर था वो फेक था। अक्षय शिंदे जिस स्कूल में सफाई का काम करता था, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस गायब हैं। क्या एक सफाई कर्मचारी इतना ताकतवर था? आपने इंस्टेंट जस्टिस के चक्कर में अक्षय शिंदे को मार दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हो सकता है उसी ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन क्या वो अकेला था? तो जवाब है नहीं। इसके पीछे और भी कई लोग शामिल थे जो बच गए और इस सब के बीच में ये ऐसी चीज़ें जो तालिबान में होती हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है। अगर आप वैसी माँग यहाँ पर करने लग जाएँ कि एक खून माफ होना चाहिए, तो ये कहाँ तक जायज़ है? फिर तो हर कोई कितना कितने लोगों पर कितने आरोप लगते हैं, तो क्या हर किसी को एक खून माफ होना चाहिए? ये एक ऐसी बात है जो शायद डेमोक्रेसी में तो नहीं की जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके ज़रिए इनकी कोशिश भी है टारगेट करने के संकेत उन तमाम लोगों को जो सत्ता में मौजूद हैं और जो वुमेन की सिक्योरिटी को लेकर जो लगातार मैंने 3-4 आपको एग्ज़ाम्पल दिए हैं, उसी के इर्द-गिर्द ये वाला जो मामला है वो सामने लाया गया है। सोहित, फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है। फिर तो आप किस मुंह से, ये शरद पवार गुट एनसीपी की नेता हैं और एनसीपी का हमेशा से ये तर्क रहा है और विपक्ष का ये कहना रहा है कि बुलडोजर जस्टिस नहीं होनी चाहिए। आप कानून के हिसाब से कानून संगत रूप से चलें। कानून अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस पर सवाल पूछें, लेकिन बुलडोजर न्याय नहीं देना चाहिए। फिर तो इस हिसाब से तो जो इन्होंने लॉजिक दिया है, फिर तो बुलडोजर न्याय भी जस्टिफाइड है। फिर तो वो बदलापुर वाला एनकाउंटर भी जस्टिफाइड है, क्योंकि उसका पूरा मकसद ही राजनीतिक था। पोस्टर लग हुँ, उठे थे चुनाव से एकदम पहले कि बदला पूरा। जब हुँ, आप इस हुँ, तरीके की बात करते हैं तो ये टिपिकल शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ जस्टिस बाय पॉलिटिशियंस। अव्वल तो आपकी पुलिस या आपका प्रशासन काम नहीं करेगा। मैं हुँ, जब नेता पावर में आते हैं तब की बात कर रहा हूं। और उसके बाद लोगों का गुस्सा मैनेज करने के लिए आप एनकाउंटर भी जस्टिफाई करेंगे, बुलडोजर एक्शन भी जस्टिफाई करेंगे, और अब तो आप हत्या करने के हक की मांग कर रहे हैं। तो ये कितनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है अपनी नाकामी छुपाने के लिए, और कितनी हकीकत है, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे सोहित, जो हो सकता है एडवोकेट रोहिणी खड़से के सेंटिमेंट्स को जस्टिफाई भी कर दें, पर ये हुँ, सही नहीं होगा। हुँ। सही सही बात है संकेत। और देखिए लेकिन ये क्यों हो रहा है और महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है जिसे पुरोगामी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 6-8 महीने या चुनाव के पहले से ही जो पॉपुलिस्ट घोषणाएँ होती हैं ना, वो लोगों को बहुत पसंद आई, ये सब नेताओं को पता चल गया, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि ऐसे कुछ पॉपुलर बात कर दो, चाहे उसका हाथ-पैर हो या ना हो। जैसे मसलन के तौर पर लाड़की बहन में जिस तरह से ₹1500 को 2100 कर रहे हैं, जबकि आपके बजट में पैसा ही नहीं है, तो अभी तक आपने ₹2100 किया नहीं है। आप समय पर पैसा नहीं दे पा रहे, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो इस तरह के जब आप पॉपुलर घोषणाएं करते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ये मैं भी मानता हूं, अब ये तो खुद एडवोकेट है। अब आप बताइए, यहाँ पर ये एडवोकेट हैं, ये कानून जानती हैं और ये खुद इंस्टेंट जस्टिस और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एक खून माफ होने की बात हो, तो ये संविधान में कहां पर आप एक तरफ एडवोकेसी की बात करते हैं, आप अपने आप को एडवोकेट कह रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बात कर रहे हैं। और आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, फिर तो हर एक चीज जायज है। मीरा रोड में जब दंगे हुए थे, वो बेचारे मुस्लिम थे जिनके कोई लेना देना नहीं था इन दंगों से, उनके जो बिजनेसेस थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, फिर पथराव हुआ, फिर तो हर एक चीज को आप जस्टिफाई करेंगे। ये फिर महिलाएं क्यों, फिर पुरुष भी कहेंगे हमें भी एक खून माफ होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप करते रहे तो आप कहां पर रुकेंगे और इसका अंत कहां पर होगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अ, अब आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए। चलिए, अगर ये इंस्टेंट जस्टिस पे कई लोग, क्योंकि आपने कहा कि कई लोग इनकी बातों को सही भी मानेंगे, तो एक सवाल सामने यही पूछा जाता है, बदलापुर में आरोपी का एनकाउंटर किया गया, वो फेक है नहीं है उसे हम साइड में रखते हैं। क्या उसके बाद यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाई कम हुई है? क्या इसके बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रुकी है? ये जो आप इंस्टेंट जस्टिस की बात या एक खून माफ की बात कर रहे हैं, अभी तक तो कई लोगों को फांसी की सजा हुई है। हमने दूसरे राज्यों में भी देखा है कि कैसे ड्रामेटिक तरीके से सजा दी गई। क्या उसके बाद महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में कमी आई? क्या इसी तरह से इंस्टेंट जस्टिस से ये अत्याचार कम होंगे? तो जवाब है नहीं। आपको इसके लिए एक तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना होगा। आपको इसके लिए ये करना कहना और ये करना भी जरूरी होगा कि हमारा जो सिस्टम हो वो इतना सही काम करे कि जब बदलापुर के 4 साल की 2 बच्चियों के घर वाले एफआईआर दर्ज करने जाएं तो उनको 12 घंटों तक पुलिस बिठा कर ना रखे। तो यहां पर काम करने की जरूरत है, लेकिन ये सब ना करते हुए इस तरह की ट्वीट की जाती है। और संकेत, जब इस तरह की ट्वीट की गई
तो आज अंजलि दमानिया एक जानी मानी यहाँ पर एक सोशल लीडर है, उन्होंने कहा कि एक जमाने में एकनाथ खड़से ने मेरे खिलाफ, इनके पिताजी ने उनके खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की थी जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज किया हुआ है। तो अगर एक खून माफ है तो अंजलि दमानिया को भी एक खून माफ होना चाहिए, फिर तो हर किसी को एक खून माफ होना चाहिए। तब क्या ये उनका समर्थन करेंगे? क्या उस समय रोहिणी खड़से इसका समर्थन करेंगे? तो इस तरह के सवाल लगातार मौजूद हैं। तो ये एक पॉपुलर तरीका है जरूर ये बताने का कि नहीं ये होना चाहिए, और अब ये कहेंगे कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात उठा रहे हैं, लेकिन एक कमजोर तर्क है संकेत, अगर बात की जाए तो, क्योंकि इससे आप ना ही कुछ साबित कर पा रहे हैं और ना ही जो सिस्टम के भीतर की कमी है उसके बारे में आप उजागर कर पा रहे हैं। मैं और आप यहाँ पर आज इसलिए ये बात हमने शुरुआत में जरूर इस मुद्दे को उठाया कि महिला सुरक्षा की परिस्थिति खराब है, तो इस पर अगर इनका फोकस होता तो शायद वो बेहतर होता, लेकिन वो ना करते हुए इन्होंने पूरा फोकस ही, पूरा मुद्दा ही इस पर बना लिया कि महिलाओं को एक खून करने का मौका दिया जाओ। वो जो एक है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये शायद महात्मा इन्हें, गांधी। महात्मा गांधी ने जो कहा है वो बात इन्हें शायद पता होना चाहिए कि अगर हर किसी को एक आंख के बदले आंख वाला अगर आप हिसाब रखते हैं तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अब ये एक एडवोकेट की ओर से जब आता है तो क्या इसे पॉलिटिकल नजर से देखा जाना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप सवाल उठाइए, लेकिन ये जो आपने तर्क दिया है वो ना ही लॉजिकल है। मेरा तो यह है कि क्या शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले, बाकी तमाम नेता जो हैं, क्या वो इस तर्क को सही मानती हैं या नहीं? आपको सवाल उठाने का तरीका होना चाहिए। ये कहते हुए आप एक अलग डिबेट, या वो सिंघम और अलग अलग फिल्म जो आए थे उसमें देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिस्टम अगर वैसा काम करेगा तो हमारे में और अफगानिस्तान में जो तालिबान मौजूद है उसमें क्या ही फर्क रह जाएगा। ये जो तालिबानी इंसाफ की तरफ इशारा किया है, अब आप सोचिए इस ट्वीट को ट्विटर पर आए हुए एक दिन से ज्यादा हो गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर यह ट्वीट किया गया था रोहिणी खड़से द्वारा। वो शरद पवार के एनसीपी गुट की नेता हैं। कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा, या फिर अगर रिएक्शन नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसे मुद्दों पर, सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करने के मुद्दे पर, जिसमें आप सही समाधान की तरफ तो बात नहीं करते, लेकिन आप इस तरीके की उल जलूल बात करते हैं, उसमें सब लोग, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब एक हो जाते हैं, क्योंकि सभी ने इस तरीके की हरकतें की हैं। भाई बदला पूरा जैसा पोस्टर किसके शासनकाल में आया था, तो वो किस मुंह से इसकी आपत्ति करेंगे या इसके खिलाफ बोलेंगे? क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जी देखिए, अगर गृह मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, तो उनकी ओर से रिएक्शन नहीं आए हैं, लेकिन जो शरद पवार गुट के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि इसके जरिए हमने महिलाओं के मुद्दे को उठाया। तो वहां से जवाब आता है कि अरे आप जो मुद्दे उठा रहे इसमें से तमाम मुद्दे आपके नेताओं पर कई आरोप लगे हैं, तो फिर वही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर जो मूल मुद्दा है महिला सुरक्षा, वो भी महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में जब भी हम बात करते हैं, पर्सनली भी जब बात करते हैं तो बात की जाती है अरे मुंबई कितना सेफ है, यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ महाराष्ट्र कितना सेफ है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर वहां पर बार बार एक के बाद एक इतनी घटनाएं आ रहे हैं तो आपको उस पर बात करना चाहिए। अब तो बजट सत्र चल रहा है महाराष्ट्र का, विधानसभा में सभी नेता बैठे हैं, एनसीपी शरद पवार के 10 विधायक तो हैं, आप यहाँ की महिला अध्यक्ष हैं, तो आपको ये मुद्दा अपने नेताओं के जरिए विधानसभा में उठाना चाहिए। लेकिन आप इन तमाम मुद्दों को ना उठाते हुए एक तरीके से एक पॉपुलर स्टेटमेंट मार देना, जिसे लेकर उनको पता है कि होगा कुछ नहीं, चर्चा होगी और फिर सब शांत हो जाएंगे और ये चमक जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर भी आ रहा है। कई जगहों पर इनको लेकर कई लेख भी छपे हैं, कई लोगों ने जिक्र भी किया है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है, और यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इन जनरल महाराष्ट्र में ऐसा है कि ये नई सरकार को आए 4 महीने हुए नहीं और एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, धनंजय मुंडे को, क्योंकि उनकी करीबियों की ओर से एक सरपंच की हत्या की गई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आप सवाल उठाते तो बात अलग होती, आप अगर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर सवाल उठाते तो बात अलग हो जाती। लेकिन क्या होता है संकेत, ऐसे मुद्दों पर काम करना पड़ेगा और लोगों के बीच में वो सेंटिमेंटल बात को लेकर जाओगे आप कि नहीं मार दो, उठा लो, काट दो, फिर तो वही हो रहा है ना। फिर जैसे कि आपने कहा, फिर आप कैसे बुलडोजर जस्टिस का विरोध कर सकते हैं? तब तो आपने सबले इसको, इनफैक्ट जब बदलापुर की भी घटना हुई थी, शरद पवार गुट के लोगों ने कहा था कि आपको कानूनी तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, अगर वो आरोपी है तो अदालत उसे सजा देगा, आप और मैं कौन होते हैं सजा देने वाले। चलिए अब एक तरीके से हम मान भी लेते हैं कि इन्होंने जो कहा है वो लॉजिकल है या नहीं।
अब आप कहिए कि इसका मिसयूज नहीं होगा, हम मानकर चलते, एक तो ये होगा ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा इसका कितने लोग मिसयूज करेंगे, किस हद पर मिसयूज करेंगे। जैसे कि अंजलि दमानिया ने भी कहा कि क्या उन्हें एक खून माफ हो, और एकनाथ खड़से एक जमाने में उनके खिलाफ, इनके खुद के पिता ने उनके खिलाफ इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके खिलाफ उन्होंने केस किया हुआ है, जिसका जिक्र वो लगातार करती हैं, तो क्या एकनाथ खड़से के खिलाफ भी एक खून माफ अंजलि दमानिया को होना चाहिए या नहीं? शुरुआत घर से ही कर लीजिए आप, फिर आप बात कीजिए इसके बारे में। तो नेताओं ने जरूर इस बात को ये कहा है कि ये उनका अंदरूनी राय है, हम लगातार काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें होने के बावजूद सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में हर जगह पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल उठाना चाहिए। पिछले वाली सरकार में केवल एक महिला मंत्री थे और उन्हें भी महिला मंत्रालय दिया गया था। जब उससे लेकर कई सवाल उठाए गए तो इस बार 2 महिला मंत्री हैं, एक को महिला मंत्रालय दिया गया है उसमें से ही, और दोनों जो हैं, एक पंकजा मुंडे हैं जो मुंडे परिवार से आती हैं, एक अदिति तटकरे हैं जो सुनील तटकरे की बेटी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नेपो किड ना होते हो, या जो ऐसा हो कि जो बड़े खानदान से ना आए और उन्हें आपने मंत्री बनाया है, तो ऐसी भी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। आपको सवाल उठाना चाहिए था, ये उठाना चाहिए था कि रक्षा खड़से की बेटी के साथ पुलिस मौजूद होने के बावजूद अगर लोग उसे छेड़ रहे हैं, ये जानते हुए कि ये यूनियन मिनिस्टर की बेटी है, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कहां पर गया? आपने ये सवाल नहीं उठा, आपने सीधा वही एक पॉपुलर बात, जैसे कि मैंने कहा, वो कह दिया और आपने ट्वीट कर दिया, और आप एक्सपेक्ट भी, उनको भी पता है कि राष्ट्रपति भवन से इस पर कोई जवाब तो आने वाला है नहीं, तो इसलिए ये कर दिया। और एक तरीके से खास तौर पर रीजनल मीडिया में इसे लेकर सुर्खियों में बनी रही, अब इसे लेकर सवाल वो उठा रही हैं। लेकिन क्या शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले, उनके पार्टी के लोग ही इस मुद्दे को सही मानते हैं या नहीं? यहीं से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। आया यहाँ कुछ पर चर्चा, रिस्पॉन्स? जी देखिए, अब तक तो नहीं आया है। अब ये मुद्दा क्योंकि उठा है तो जरूर आएगा, लेकिन फिर इसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसे उनका एक निजी मत कहते हुए मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। चर्चा होनी चाहिए तो वो इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा इतनी खराब क्यों है। हमारे यहाँ पर सुप्रिया सुले के खिलाफ उस समय के एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री ने ऑन कैमरा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और किसी ने कार्रवाई नहीं की। आपको वो सारे मुद्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था अपने पॉइंट को स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ये एक पॉपुलर बात कहकर आप जो पूरा मुद्दा है, जो जो उसकी गहराई है संकेत, उसे ये खत्म कर देते हैं। उस मुद्दे की जो इंपॉर्टेंस है, खास तौर पर महाराष्ट्र और एक बदलते हुए महाराष्ट्र में, जहां पर आजकल केवल औरंगजेब पर बात हो रही है, जहां पर औरंगजेब का कब्र और कितने दिन रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर बात हो रही है, और आज अभी क्या हो रहा है इस देश में, इस राज्य में, उस पर बात नहीं हो रही है। तो उसमें एक और कमजोर तर्क पेश किया गया, जबकि एक अच्छा मौका था। आप खड़से परिवार से आते हैं, आप एनसीपी शरद पवार गुट की महिला नेता हैं, आपका नाम है, लोग आपके बात को सीरियसली लेते हैं। तो अगर आप और आपके पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को वाकई ढंग से उठाया होता तो शायद इसके ऊपर और चर्चा की जाती। दिल्ली और बाकी सोहित, जगह के लोगों को संकेत पता नहीं होगा महाराष्ट्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, हम उस पर हाँ चर्चा करते, लेकिन वो नहीं हुआ ना इनकी वजह से। सोहित, थोड़ा सा ये खड़से खानदान के बारे में बताइए, क्योंकि आपकी बात से ऐसे लगता है कि बॉलीवुड में तो नेपो किड का चर्चा जरूर होती है, लेकिन राजनीति की नेपो किड एडवोकेट खड़से हैं। जी बिल्कुल। और इनके फैमिली का थोड़ा सा, आप अगर आप जो दर्शक महाराष्ट्र के नहीं हैं उनको अगर बताना चाहें, कौन सा तो परिवार का सदस्य कहाँ है? एकनाथ खड़से जो है वो बहुत ताकतवर थे एक जमाने में। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को किसी ने मजबूती से यहाँ पर लाया तो उसमें मुंडे परिवार यहाँ पर जरूर था। ऐसे ही एकनाथ खड़से एक जमाने में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। देवेंद्र फडणवीस सहित कई लोग जो हैं उनके जूनियर हुआ करते थे, और ऐसा माना जा रहा था कि 2014 में हो सकता है कि एकनाथ खड़से ही महाराष्ट्र में, जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी, तब एकनाथ खड़से उसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देवेंद्र फडणवीस को नेतृत्व दिया गया। उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से के बीच में जो गैप है वो बढ़ते चला गया। अंजलि दमानिया का जो मैंने बात किया पहले भी, अंजलि दमानिया ने ही आरोप लगाए थे कि एकनाथ खड़से के दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। उस समय ये आरोप लगाए गए थे, कई सारे बातें इसे लेकर हुई थी। फिर एकनाथ खड़से को पूरी तरह से साइडलाइन किया गया, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर वो एनसीपी में ज्वाइन हुए, उनके परिवार के लोग भी वहां पर थे। फिर इस चुनाव से पहले ऐसा एकनाथ खड़से ने खुद संकेत या ऐलान किया कि मैं फिर से बीजेपी में आ रहा हूं। हालांकि ना ही उसका डेट तय किया गया, ना ही उसकी तारीख तय की गई, और कहा गया कि कुछ दिनों में मैं बीजेपी में वापसी कर रहा हूं। उनकी जो डॉटर इन लॉ है, उन्होंने बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो मंत्री भी बनी, चुनाव जीत गई, और वो अभी मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर।
हालांकि इनका ना ही कभी तारीख आया, ना ही इन्हें कभी इनविटेशन आया। तब बाद में इन्होंने भी कहा कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं है बीजेपी में। वो और उनकी बेटी अब भी एनसीपी में मौजूद हैं। हालांकि एक तरीके से एकनाथ खड़से की अगर बात करें तो धीरे धीरे वो शांत हो चुके हैं। पहले जितने ताकतवर थे वो ताकत पिछले 10 साल में जिन लोगों ने चाहा उन्होंने बखूबी उनकी पावर को कमजोर जरूर कर दिया। लेकिन अब भी महाराष्ट्र में खड़से परिवार का एक, आप समझ लीजिए कि अगर मोदी सरकार में इनकी जो बहू हैं वो एक यूनियन मिनिस्टर बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका कितना कंट्रोल परिणाम है वो आप देख सकते हैं। और उनके ही घर से आने वाली, यानी एक जिसके पिता एक जमाने के बहुत बड़े नेता और मंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी, और एक वो जिनके भाई की पत्नी यूनियन मिनिस्टर है, अगर उनकी ओर से इस तरह के बयान आते हैं कि एक खून माफ होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कैसी है। और एक कमजोर एग्जाम्पल या एक कमजोर तर्क के जरिए इन्होंने इस मुद्दे को रखा, जो मुझे, मेरा मानना है कि मुद्दा बड़ा है महिलाओं की सुरक्षा का, क्योंकि आप अपने आप को लाड़का भाऊ कह रहे थे, आप लाडली बहन की बात करते हुए चुनाव जीतते हैं, और आपके ही राज्य में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुंबई में अगर 12 साल की बच्ची का रेप होता है और गैंग रेप होता है और कोई कार्रवाई बाद में की जाती है, तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। पुणे में जैसे कि मैंने कहा, दिन दहाड़े एक बहुत ही बिजी बस स्टॉप पर अगर एक महिला का रेप किया जाता है तो ये बहुत गंभीर बात है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप एक दूसरे एक्सट्रीम पर अगर आप चले जाएंगे, अगर वो एक एक्सट्रीम पर हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो आप पूरे के पूरे जो ये मुद्दा है उसको कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। कम से कम इस ट्वीट से तो ऐसे ही लगता है संकेत। सोहित, आपने बार बार ये बोला कि ये मुद्दे को कमजोर या बात को कमजोर करते हुए नजर आ रही हैं, इस तरीके का तर्क दे करके। आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड वाली बात भी महात्मा गांधी की आपने बोली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इन अ वियर्ड वे ये तो देवेंद्र फडणवीस को सूट करता है, इस तरीके का नैरेटिव, इस तरीके की बात जो सत्ता पक्ष है उसको तो सूट करेगी कि आप एक सीरियस मुद्दे को इस एक्सट्रीम तक लेकर के जाएं कि उसके बाद फिर वो चर्चा का विषय वही बना रहे, जैसे कि दुर्भाग्यवश यहां पर भी आपके और हमारे बीच में बना है। और जो असली मुद्दा है उसके बारे में तो बात नहीं हो रही, उसके असली समाधान के भी बारे में बात नहीं हो रही। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये देवेंद्र फडणवीस के लिए दो तरीके से आप देखिए, एक तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। सारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीजें देवेंद्र फडणवीस के ही नेतृत्व में यहाँ पर हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देवेंद्र फडणवीस से सवाल ना पूछते हुए, आप देवेंद्र फडणवीस को ना घेरते हुए अगर आप सीधे राष्ट्रपति के पास जाएंगे और ऐसे बात करेंगे, तो जरूर उनके जो उनकी ओर से कहा गया और जो बंदूक वाली फोटो लगाई गई थी बदलापुरा वाली बात कहकर, आप उनके ही नैरेटिव को सही कह रहे हैं। तब आपने फिर क्यों कहा कि अरे भाई, कानून और अदालत के आधार पर इसे किया जाना चाहिए, तो जरूर इसका फायदा होगा। क्योंकि वो तो यही कहेंगे, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा, बीजेपी के लोग तो पूछेंगे कि क्या शरद पवार एग्री करते हैं इस बात से। वो हाँ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने बदलापुर को लेकर एक स्टैंड लिया हुआ है पार्टी ने। तो आप या तो इस स्टैंड पर रह सकते हैं या उस स्टैंड पर रह सकते हैं। ऐसे में जैसे कि मैंने कहा, फिर से मामला गोल गोल घूम घूम कर निकलेगा कुछ नहीं, और इसी पर अटक कर रह जाएगा। और एक तरीके से जो उनका नैरेटिव भी है, अपने आप को एक नो नॉनसेंस मैन और बदलापुरा वाली बात आ रही है अब ऐसे समय में, जब सरकार पर सवाल उठने लगा है कि अरे भाई, वो फेक एनकाउंटर आपने किया था, तो इसके जरिए तो आप एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं जब सरकार मुसीबत में है। क्योंकि ना ही वो जो आरोपी था अक्षय शिंदे, उसके पुलिस के पिस्टल पर उसके बंदूक के उसके उंगलियों के निशान थे, ना ही ऐसा कुछ नजर आया था कि उसका अचानक से आपसे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की गई थी। और उसमें सरकार धीरे धीरे कॉर्नर पे आ रही है क्योंकि 5 पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करने का अदालत ने आदेश दिया है। अब इसके बाद उनसे जब पूछा जाएगा कि आपने किसके कहने पर ये सारी चीजें की, क्या पुलिस वालों ने खुद के कहने पर की? नहीं। तो इनके आका कौन है? गृह मंत्री पिछले सरकार में कौन थे? देवेंद्र फडणवीस थे। लेकिन अब जब विपक्ष के लोग खुद कह रहे हैं कि एक खून माफ होना चाहिए, तो अगर जाकर जब ये मुद्दा उठेगा तब लोगों के बीच तो सेंटिमेंट यही जाएगा, अरे विपक्ष के लोग जो कह रहे थे वो तो देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में रहकर कर दिया। तब तो आप अपने ही आपको कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे तमाम चीजें, संकेत मौजूद हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाकर कल 2-4 लोग इसका समर्थन भी करें क्योंकि उनके नैरेटिव को यह सूट करेगा फिर। क्योंकि और हमारे यहाँ पर संकेत एक और चीज है, ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, हर कोई चाहता है कि उनका नेता टायरेंट हो,
या हर कोई चाहता है कि उनका नेता ऐसा कोई हो जो तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि हर किसी को लगता है कि कार्रवाई उनके ऊपर नहीं किसी और के ऊपर की जाएगी। वो कभी ये नहीं मानते कि उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि ये बुलडोजर जस्टिस की बात की, बाद में कई ऐसे लोग हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जो एक जमाने में इसका समर्थन करते थे, जब उनके भी घरों पर बुलडोजर चलाया गया तब शायद उनको एहसास हुआ कि ये कितना सही या कितना गलत है। तो ये चीजें यहाँ पर भी हैं कि आप कहते कुछ है लेकिन, और आप इसमें सबसे बड़ी बात, आप पढ़े लिखे घर से आते हैं, आप एक ताकतवर घर से आते हैं और आप एक एडवोकेट हैं जो जानते हैं कि संविधान काम कैसे करता है, जो जानते हैं कि कोर्ट्स कैसे काम करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है तो आप खुद, क्योंकि एडवोकेट हैं, आप ऐसे मुद्दों को उठाइए और आप इंश्योर कीजिए कि जल्द से जल्द जस्टिस मिले। आप महिला विंग के अगर आपको अध्यक्ष बनाया गया है तो इसलिए नहीं बनाया गया कि आप राष्ट्रपति को ट्वीट करते हुए हर किसी को एक खून माफ करने की बात कहें। आपको इसलिए अध्यक्ष बनाया गया है या आपको इसका नेतृत्व इसलिए दिया गया ताकि आप महिलाओं के मुद्दों को उठाएं। और ये काम तो कोई भी कर सकता है, एक खून माफ वाली बात कहना। फिर आपकी जरूरत क्यों है? फिर तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है? फिर तो पुलिस की जरूरत क्यों है? फिर किसी भी चीज की जरूरत क्यों है? जैसे कि आपने कहा, फिर ये एक बार खुलेगा तो 10 चीजें हैं, फिर तो सवाल पूछोगे तो हर चीज पर आप सवाल पूछो, तो इसका कोई जवाब नहीं है संकेत। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सेल्फ गोल है जो एनसीपी के इस नेता ने किया है, जिसका खामियाजा उनके ही पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। सोहित मिश्रा, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। आप ये जान लें कि ये जिस तरीके का बयान है, ये सब जानते हैं कि एक तुरंत चर्चा में बने रहने के लिए, एक ताकि आपको प्रशंसा मिल जाए, एक तबके में आपको ये लोग बोलें कि हाँ यही सही है, उसके लिए आपने कर तो दिया। लेकिन जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं तो राजनीतिक रूप से आपको लोकप्रियता हो सकता है कुछ हद तक मिल जाए, लेकिन जैसे कि हम लगातार कहते हैं, बात ऐसी होनी चाहिए जो सही हो, लोकप्रिय नहीं। यही उसका एक साक्षात उदाहरण है। ये बात कुछ हद तक लोकप्रिय जरूर आपको लग सकती है, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और इससे सिर्फ आप ये समझिए, राजनेताओं की अपनी नेतागिरी चमक सकती है। जमीन पर इससे अगर लोगों को फायदा मिल रहा है तो ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये कानून संगत और तर्क संगत नहीं है। सोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।